हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा। नमस्कार आप सभी को। नमस्कार बेटा, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। चलिए, कमेंट्स बिल्कुल अब काम कर रही हैं। सुबह कुछ ऐप में प्रॉब्लम थी तो कमेंट्स आप लोगों की वर्क नहीं कर रही थी, लेकिन अभी परफेक्ट तरीके से आपके कमेंट्स काम कर रही हैं। नमस्कार आप सभी को। और उम्मीद करता हूं बेटा शनिवार इतवार आपका था ऑफ, छुट्टी रहती है। इन दोनों दिनों में आपको मेहनत करनी होती है आपके वोकैब सेक्शन पे। तो आपने बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, वोकैब जो है वो रिवाइज कर ली होगी। प्रीवियस क्लासेस देखते रहा करो और आगे रिवाइज करते रहा करो, ठीक है ना। क्लास लाइव होगी ना। आइए जी, अभी की अगर बात करें तो बेटा हम पढ़ रहे हैं अपना प्रोनाउन टॉपिक। प्रोनाउन की मैं आपकी फाइल ओपन कर लेता हूं। और हमने रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में, ठीक है। लास्ट क्लास में आपका रिलेटिव प्रोनाउन हमने स्टार्ट किया था, जिसको अभी आगे हमें पढ़ना है, उसको आगे जानना है। ओपन हो जाए फाइल, फिर स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, यहां से हमारी कहानी स्टार्ट थी और आगे इन पॉइंट्स को अब पढ़ते चलेंगे। जिन बच्चों ने रिवाइज नहीं किया भाई, उनको तगड़ी प्रॉब्लम आएगी। बेटा रिवाइज जरूर किया करो पिछला, तो आगे का समझ आएगा। अभी हमारे पास लिखा हुआ है, आई नो द बॉय हु केम यस्टरडे। मैं उस लड़के को जानता हूं जो कल आया था। तो रिलेटिव प्रोनाउन का क्या मतलब है? जो अपने से पहले आए नाउन या प्रोनाउन को आगे सब्जेक्ट बनाकर रिलेट करता है या ऑब्जेक्ट बनाकर रिलेट करता है, उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इतनी बात हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, ठीक है। इतनी क्लास में हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी इन कॉन्सेप्ट। मैंने कहा था डेफिनेशन मैं आपको बाद में लिखाऊंगा, ठीक है। अब जरा बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, अगले बात में मैं क्या समझाना चाह रहा हूं रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में, कि भाई मैंने कहा अपने नाउन या प्रोनाउन के लिए जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से आपने इस बात को समझ लिया। नेक्स्ट बात क्या है? तो उसे हम रिलेटिव क्लॉज कहते हैं। अगला ध्यान से सुनिएगा। अब आपको थोड़ी सी टेक्निकल भाषा सीखनी है मेरे साथ। मैंने कहा रिलेटिव प्रोनाउन अपने नाउन, साथ साथ कॉपी कीजिएगा, और या अपने प्रोनाउन, ठीक है, उसके तुरंत बाद आता है। यही कहा ना मैंने, उसके तुरंत बाद आता है। इसके याद रखिएगा मैंने क्या लिखा, प्लस आपको यहां रिलेटिव प्रोनाउन नजर आएगा और रिलेटिव प्रोनाउन से जुड़ी सारी बात नजर आएगी। और ये रिलेटिव प्रोनाउन से जुड़ी सारी बात को अगर मैं एक साथ देखता हूं तो इसे हम रिलेटिव क्लॉज कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? क्या कहते हैं? रिलेटिव क्लॉज कहते हैं। सो बेटा इस कॉन्सेप्ट में मैं जो आपको बात समझा रहा हूं वो ये बात है कि वो अपने नाउन या प्रोनाउन के तुरंत बाद आएगा, कहीं भी नहीं। जस्ट आफ्टर। क्या लिखा मैंने? जस्ट आफ्टर। जस्ट आफ्टर का मतलब क्या हुआ? तुरंत बाद। जस्ट आफ्टर, तुरंत बाद। रिलेटिव प्रोनाउन अपने नाउन या प्रोनाउन के तुरंत बाद आएगा, जस्ट आफ्टर आएगा, कहीं भी नहीं। ये आया, तुरंत बाद उसके रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, कहीं भी नहीं। सर तुरंत बाद कैसे? देखो भाई, और यहां पर मैं कुछ लिखवाऊंगा, ठीक है, यहां पर कुछ लिखवाऊंगा, छोटा सा एक शब्द, क्या है वो बाद की बात है। अब मैं इसके जरा एग्जाम्पल से समझाता हूं। ये तुरंत बाद आएगा, इस बात का मतलब क्या है जरा उसको हम देखते हैं, ठीक है। कॉपी हुआ? ये वाली चीज कॉपी हुई? फटाफट फटाफट। अमन सर एरर कौन से पार्ट में आता है? एरर मतलब बेटा मैं समझ नहीं पाया तेरा डाउट छुटको। एरर इसमें किस में आता है वो तो बाद की बात है, अभी पढ़ाऊंगा बेटा, अभी डेफिनेशन समझ ले पहले। एरर कैसे आएगा वो अभी बताऊंगा। देखो जी, मैं आपके लिए एक सेंटेंस लिख रहा हूं, बात को समझिए। अगर मैं कहता हूं बेटा, एग्जाम्पल साथ साथ कॉपी करना, द बॉय हु कम्स हियर, लड़का जो यहां आता है, लड़का जो यहां आता है। द बॉय, ठीक है, हु कम्स हियर, लड़का जो यहां आता है, ठीक है। मैंने यहां एक बात बोली, नोज द गर्ल, उस लड़की को जानता है। लड़का जो यहां आता है उस लड़की को जानता है। मैंने एक सेंटेंस लिखा ही।
अगर आप यहां ध्यान से देखोगे तो इसमें रिलेटिव क्लॉज कौन सी है बेटा, ये है, ध्यान से देखो। इसमें रिलेटिव क्लॉज आपको ये दिखाई देगी, इसमें ये रिलेटिव क्लॉज है कि नहीं? ध्यान दो, लड़का जो यहां आता है जानता है उस लड़की को, तो इसमें ये रिलेटिव क्लॉज है। और रिलेटिव क्लॉज किसका काम करती है बेटा? एडजेक्टिव क्लॉज का काम करती है। इसका मतलब यहां पर इस लड़के का इस नाउन का जो एडजेक्टिव है वो ये है, यानी कि ये हु किसके लिए आया है? इस लड़के के लिए आया है, जो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, ठीक है, इस लड़के के लिए ये आई है। अगर मेरे बच्चे मैं यहां से इसको हटा दूं और आपको कहूं अब मुझे इस बात का मीनिंग बताइए, तो आप कहेंगे लड़का जानता है उस लड़की को। द बॉय नोज द गर्ल, द बॉय नोज द गर्ल, लड़का उस लड़की को जानता है। इतना ही तो है सेंटेंस। कौन सा लड़का? जो यहां आता है, लड़का जो यहां आता है उस लड़की को जानता है। तो ये जो एडजेक्टिव है बेटा किसका है? इस नाउन का। तो क्या इस सेंटेंस में कोई गलती है? नहीं सर, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। अब मैंने एक सेंटेंस और लिखा बेटा, देखना मैं क्या चाल खेल रहा हूं। द बॉय, लड़का जानता है उस लड़की को, लड़का जानता है उस लड़की को, ठीक है, उस लड़की को, हु कम्स हियर, जो यहां आती है। लड़का जानता है उस लड़की को जो यहां आती है। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये जो बात है बेटा ये रिलेटिव क्लॉज है। अब इसमें वेरी गुड, अब ये रिलेटिव क्लॉज है, तो ये रिलेटिव क्लॉज किसका काम करेगी? एडजेक्टिव क्लॉज का काम करेगी। वेरी गुड। इसका मतलब मेरे बच्चे अब ये एडजेक्टिव किसके बाद लिखा है? सर ये तो लड़की के बाद लिखा है। ये वाली बात किसके लिए है? लड़की के बाद लिखी है। तो इसका मतलब अब ये जो हु है किसके लिए आया है? लड़की के लिए आया है। तो दोनों सेंटेंसेस का सेम मीनिंग है बेटा या अलग अलग मीनिंग है? सर बात बिल्कुल पलट गई। अब लड़का जानता है उस लड़की को जो यहां आती है। दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है। क्या गलत है दोनों या दोनों सही? सही दोनों है सर, लेकिन दोनों का मीनिंग अलग अलग है। इसलिए मैंने आपको कहा बेटा, जिस नाउन या प्रोनाउन के तुरंत बाद रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, अपनी रिलेटिव क्लोज बनाएगा, वो उसी की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मानी जाएगी, किसी और की नहीं बेटा। इसीलिए जब यहां पर मैंने देखा कि बेटा ये लिखा है लड़के के बाद, तो ये लड़के की इंफॉर्मेशन मानी गई, लड़की के बाद लिखा है तो ये लड़की की इंफॉर्मेशन मानी गई। दोनों का मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट हुआ। लड़का जो यहां आता है जानता है उस लड़की को, तो वो लड़के की इंफॉर्मेशन थी। अब लड़का जानता है उस लड़की को जो यहां आती है, अब वो लड़की की इंफॉर्मेशन बन गई। सो दोनों के दोनों अपने आप में बिल्कुल डिफरेंट फंक्शन प्ले कर गए। लेकिन अब देखिए, इस पर बेस्ड एग्जाम में एक एरर भी क्रिएट किया जा सकता है बेटा। कैसे क्रिएट किया जा सकता है? जरा बात को बड़े ध्यान से सीखिएगा, जो मैं अभी बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखो भाई, अगला एग्जाम्पल, द बॉय, ध्यान से सुनिएगा, द बॉय क्लीन्स दिस रूम। एक सेंटेंस मैंने ये लिखा बेटा, द बॉय क्लीन्स दिस रूम, वो लड़का इस कमरे को साफ करता है, ठीक है। हु कम्स हियर, जो यहां आता है। अब जरा बात को बड़े ध्यान से सुनो, मुझे सेंटेंस में बताओ बेटा रिलेटिव क्लॉज कौन सी है। अब हमने देखा सर रिलेटिव क्लॉज इसमें है हु कम्स हियर, है ना, ये वाली बात है बेटा। इसमें ये रिलेटिव क्लॉज है, आपको अलग से पहचान में आ रही है ना, आप तुरंत रिलेटिव क्लॉज कैसे पहचानेंगे, वो तो इतनी देर में आप सीख ही गए। आपने देखा बेटा लड़का साफ करता है, द बॉय क्लीन्स दिस रूम, लड़का इस कमरे को साफ करता है जो यहां आता है। अब हमने बोला ये जो बात है ये किसके लिए है, लड़के के लिए या रूम के लिए? सर ये वाली बात तो लड़के के लिए है। अच्छा बेटा, लिखी किसके बाद है? रूम के बाद है। तो क्या ये सेंटेंस सही हुआ? ये बिल्कुल गलत हुआ बेटा। कैसे? लड़का क्लीन करता है उस रूम को जो यहां आता है। अरे रूम यहां नहीं आता, लड़का यहां आता होगा। तो यहां तो ये लड़की की भी एक्सप्लेनेशन हो सकता था, लड़के की भी एक्सप्लेनेशन हो सकता था, अपने अपने मीनिंग में दोनों सही थे। लेकिन ये तो गलत है बेटा। इसका मतलब पहला सवाल, पेपर में ये सेंटेंस गलत है, तो मैं सर गलती कहां मानूंगा? गलती में इसकी प्लेसमेंट में मानूंगा बेटा, ये कटेगा। तो खाली हु को उठा के हम शिफ्ट करेंगे नाउन के बाद, या पूरी बात को?
ये पूरी बात उठा के यहां शिफ्ट की जाएगी बेटा, ये सेंटेंस तब ठीक हो सकता है, अदरवाइज नहीं। तो हमने क्या किया, इस बात को लिखा, द बॉय हु कम्स हेयर क्लीन्स दिस रूम। लड़का जो यहां आता है इस कमरे को साफ करता है। बेटा ये सेंटेंस सही हुआ। हाँ सर, अब जो वो रिलेटिव क्लॉज है वो अपने नाउन के तुरंत बाद आ गई, अपने नाउन के तुरंत बाद आ गई जिसके लिए वो आई थी। तो बेटा पेपर में इस तरीके से ये एरर आएगा। इसलिए मैंने कहा जो रिलेटिव प्रोनाउन जिसके लिए यूज होगा उसके तुरंत बाद आएगा। बेटा यहां ये दोनों सही थे, क्योंकि अगर एग्जामिनर ऐसा दे रहा है तो लड़की की बात कर रहा है, अगर ऐसे दे रहा है तो लड़के की बात कर रहा है। लेकिन बेटा यहां तो इसकी बात हो ही नहीं रही, नहीं हो रही तो उसे शिफ्ट करो। एक क्वेश्चन और मेरे बच्चे, मैंने बोला द थीफ, ठीक है ध्यान दीजिएगा, was arrested, the thief was arrested who, ठीक है ये ऐसे कर लेते हैं, the thief has been arrested, चोर को अरेस्ट कर लिया गया है, चोर को अरेस्ट कर लिया गया है, ठीक है who, अरे भाई यहां स्पेस नहीं बचा बेटा, आपको तो ऐसे लिखना है। एक काम करो, मैं थोड़ा सा इसे छोटा लिख रहा हूं ताकि ये पूरा इस पे आ जाए, अगर पूरा नहीं आया तो समझाना भारी हो जाएगा। ये एग्जाम्पल आप इसके नीचे लिखोगे बेटा, जो मैं यहां से चालू कर रहा हूं, समझ रहे हो ना मेरा इशारा। इसके बाद वाला एग्जाम्पल मैं यहां लिख रहा हूं ताकि पूरी स्क्रीन पे आ जाए, ठीक है, ताकि पूरी स्क्रीन पे आ जाए। और थोड़ा सा छोटा लिखूंगा बेटा। द थीफ वॉज अरेस्टेड, द थीफ वॉज अरेस्टेड हु हैड स्टोलन अ वॉच, चोर को अरेस्ट कर लिया गया जो घड़ी चुरा चुका था, ठीक है। एक दूसरा मैंने इस एग्जाम्पल को लिखा, द थीफ हु हैड स्टोलन अ वॉच, हाँ वॉज अरेस्टेड। मुझे बताना है मेरे बच्चे कौन सा सेंटेंस सही है, पहले वाला कि दूसरे वाला। आपने सेंटेंस पढ़ा तो आपने लिखा द थीफ वॉज अरेस्टेड हु हैड स्टोलन अ वॉच। ऊपर वाले सेंटेंस में रिलेटिव क्लॉज बताइए कौन सी, तो आपने तुरंत कहा सर रिलेटिव क्लॉज है ये, हु हैड स्टोलन अ वॉच, ये रिलेटिव क्लॉज हुई बेटा। मेरे भाई ये रिलेटिव क्लॉज किसके लिए आई है, सर ये तो आई है चोर के लिए। तो भाई मेरे स्टोलन अरेस्टेड के लिए तो ये बात नहीं है ना, जो घड़ी चुरा चुका था उस चोर को अरेस्ट किया गया था। तो चोर, घड़ी किसने चुराई, चोर ने, इसका मतलब तो ये इसके बाद आना था। तो पेपर में कहां एरर हुआ बेटा, यहां एरर हुआ। ये रिलेटिव क्लॉज कौन सी है, ये रहा इसका एडजेक्टिव, चोर जिसने घड़ी चुराई थी अरेस्ट कर लिया गया था। सर ये सेंटेंस सही हुआ, जिसके लिए है उसके तुरंत बाद। वेरी गुड। तो भाई मेरे इस तरीके से एरर आएगा इस चीज पर बेस्ड कि जो भी नाउन या प्रोनाउन होगा उसके तुरंत बाद अपना रिलेटिव प्रोनाउन आएगा जो रिलेटिव क्लॉज उसकी बनेगी। अब मैं आपको एक बात और बताऊंगा बेटा जो टेक्निकल है और जो आपको याद रखनी पड़ेगी। क्या याद रखनी पड़ेगी बेटा, ध्यान से सुनिए। जो नाउन या प्रोनाउन जिसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है और उसके तुरंत बाद आ रहा है बेटा, ये रिलेटिव प्रोनाउन के लिए, ठीक है, मैंने बोला सपोज ये हाथ रिलेटिव प्रोनाउन है, जिसके लिए आएगा उसके तुरंत बाद आएगा, जिस नाउन प्रोनाउन के लिए आएगा। तो इसका मतलब अगर ये यहां आ रहा है तो ये इससे पूर्ववाचक हुआ। हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्ववाचक। पूर्ववाचक जैसे इस रिलेटिव प्रोनाउन का पूर्ववाचक कौन है, चोर, थीफ। इस रिलेटिव प्रोनाउन का पूर्ववाचक कौन है, बॉय। पूर्व मतलब पहले आने वाला। इस रिलेटिव प्रोनाउन का पूर्ववाचक कौन है, लड़की। इस रिलेटिव प्रोनाउन का पूर्ववाचक कौन है, लड़का। इस पूर्ववाचक को अंग्रेजी भाषा में मेरे बच्चे एंटीसीडेंट कहते हैं, इसलिए मैंने ये एरो लगा के छोड़ा था। अब आप इसको लिख लो एंटीसीडेंट। क्या बोलते हैं बेटा उसको, पूर्ववाचक को एंटीसीडेंट। तो इस रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट क्या होगा, वो नाउन या प्रोनाउन जिसके लिए ये आ रहा है, उसकी अंग्रेजी भाषा में मतलब होता है, उस वर्ड को कहते हैं एंटीसीडेंट। इस बात को लिख लीजिएगा। इसका मतलब मैं ये कहता हूं रिलेटिव प्रोनाउन अपने एंटीसीडेंट के तुरंत बाद आता है, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन अपने पूर्ववाचक के तुरंत बाद आता है। रिलेटिव प्रोनाउन अपने एंटीसीडेंट के तुरंत बाद आता है।
ठीक है, अब यही देखिएगा जरा यहां पर, इसका मतलब सर ये शब्द क्यों सिखा रहे हो बेटा, एक बार पेपर में ऐसा हुआ था, ये पूछ लिया गया था हु का एंटीसीडेंट बताओ, तो हु का एंटीसीडेंट कौन है, गर्ल, हु का एंटीसीडेंट कौन है, बॉय, इसका कौन है एंटीसीडेंट, बॉय, इसका एंटीसीडेंट कौन है, थीफ, तो इसका एंटीसीडेंट क्या नहीं बन सकता, अरेस्टेड, तो किसको बनाया, थीफ को, इसका एंटीसीडेंट क्या नहीं बन सकता, रूम, तो इसका एंटीसीडेंट कौन है, बॉय, तो ये रिलेटिव क्लोज कहां शिफ्ट हुई, बॉय के बाद, तो उसको टेक्निकल भाषा में अब आप सीख लो बेटा, उसको एंटीसीडेंट कहते हैं, उसको एंटीसीडेंट कहते हैं, इस कॉन्सेप्ट में आपने ये जाना। तो अब तक अगर मैं आपको डेफिनेशन पूछूं तो मुझे बताओ रिलेटिव प्रोनाउन की, अब तक इन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ के बेटा मैं साइड में कॉपी भी करते रहिएगा, क्या डेफिनेशन बोलोगे, ये हाथ बेटा मैंने कहा था रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन अपने एंटीसीडेंट के, देखो बेटा अब डेफिनेशन बदल रही है, रिलेटिव प्रोनाउन अपने एंटीसीडेंट यानी नाउन प्रोनाउन के तुरंत बाद आता है और उसे अगली क्लोज से सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनाकर रिलेट करता है और एक सेपरेट क्लोज तैयार करता है जिससे रिलेटिव क्लोज कहते हैं, जो एडजेक्टिव का काम करती है। अब तक की इसकी डेफिनेशन ये हुई, ठीक है, अब तक की इसकी डेफिनेशन ये हुई, क्लियर हो गया। तो यहां से इस थ्योरी पार्ट को हमने इस तरीके से समझा है बेटा, आसान हुई। अमन बेटा बाद में प्रैक्टिस होगा उनका, मैंने अभी भी समझाता चलो, बाद में अलग से प्रैक्टिस करेंगे, तब चैप्टर कंप्लीट। इंट्रो क्लास जरूर देखो बेटा, वरना बीच से कुछ नहीं समझ आएगा। आया जी, तो आपने बोला हाँ सर इस कॉन्सेप्ट से आया। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन की, फटाक से कॉपी करो, फिर मैं आपको डेफिनेशन लिखवाऊंगा, ये लास्ट कॉन्सेप्ट है अब जो मैं आपको लिखवाऊंगा, फिर मैं इसकी आपको डेफिनेशन लिखवा दूं, फिर पढ़ेंगे बेटा यूज ऑफ हु, होम वगैरह, आगे की बातचीत फिर लिखेंगे, ठीक है। जो आप डेफिनेशन इंतजार कर रहे हैं ना सर इसको चीज को लिखवा भी दीजिए, फिर लिखवाऊंगा बेटा डेफिनेशन। एक चीज और समझा दो, हाँ बेटा योवर्स इज सही है, या तो योवर्स रख लो या योवर्स इज, पढ़ा चुका हूं। आइए बेटा अब आगे देखते हैं, सर आगे की कहानी क्या है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ये लास्ट कॉन्सेप्ट है बेटा इसका, फिर मैं आपको इसके नीचे यहां डेफिनेशन लिखवाऊंगा इसकी, बहुत ही शानदार, ठीक है, पक्का। आगे बढ़ते हैं बेटा, देखो जी दोबारा से आपने क्या देखा, सर जो भी नाउन या प्रोनाउन होता है, वेरी गुड, इसको हम क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट बोलते हैं। अब ये जो एंटीसीडेंट होता है बेटा, ये एसएल मतलब सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, प्लूरल को मैं पीएल भी लिख सकता हूं, एसएल पीएल, याद रखिएगा, डन है। तो ये एंटीसीडेंट है, सिंगुलर या प्लूरल भी हो सकता है बेटा। इसी के लिए आने वाला रिलेटिव प्रोनाउन आप इसके बाद देखो, इसी के लिए आने वाला रिलेटिव प्रोनाउन आप इसके बाद देखो, तो रिलेटिव प्रोनाउन भी जो भी आएगा सिंगुलर या प्लूरल, इसके बाद जो भी वर्ब आएगी बेटा ये इसी का तो रूप ले लेगा, तो ये भी सिंगुलर या प्लूरल का रूप ले सकता है बेटा। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन सिंगुलर होगा, प्लूरल होगा अकॉर्डिंग टू द एंटीसीडेंट, अकॉर्डिंग टू द एंटीसीडेंट। बेटा ये अपने एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग ही सिंगुलर या प्लूरल लेगा। तो हु सिंगुलर या प्लूरल या होम सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो सकता है, वो देखना पड़ेगा उसका एंटीसीडेंट क्या है। एक लड़का है तो वो सिंगुलर, ज्यादा लड़के हैं तो वो प्लूरल, ठीक है। उसी के हिसाब से बेटा आने वाली वर्ब आएगी, उसी के हिसाब से आप यहां से इसको एरो लगा सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द एंटीसीडेंट ही आप अपनी वर्ब लगा के चलोगे, वहां पर वर्ब सिंगुलर आएगी या वर्ब प्लूरल आएगी, ठीक है, डन है। सर अगर एग्जाम्पल मिल जाए तो ये थ्योरी ज्यादा अच्छे से समझ आएगी बेटा। एक एग्जाम्पल को जरा ध्यान से देखिए पुत्र, अगर मैं यहां पर एक प्यारी सी चीज लिखता हूं, आप साथ साथ कॉपी भी कीजिएगा उसे, दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय हु आर रेडी टू हेल्प यू। भाई ये है वो लड़का जो आपकी मदद करने के लिए तैयार है। अब आपने देखा बेटा इसमें रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो आपका बन रहा है हु,
जी सर बिल्कुल हु बन रहा है। तो बेटा जो ये हु रिलेटिव प्रोनाउन बन रहा है ये पूरी की पूरी रिलेटिव क्लॉज है। तो बेटा ये हु किसके लिए आया, इस बॉय के लिए आया। तो अगर ये बॉय के लिए आया तो ये भी सिंगुलर हुआ, और अगर ये भी सिंगुलर हुआ तो यहां आर बिल्कुल गलत हुआ बेटा जी, यहां पर आएगा इस। दिस इज द बॉय हु इज रेडी टू हेल्प यू, आर पेपर में गलत होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, अगर मैं ये कह दूं आई नो द प्लेयर्स, आई नो द प्लेयर्स, ठीक है, हु हैज कम टू प्रैक्टिस। बेटा प्रैक्टिस की स्पेलिंग सीई नाउन होती है और ऐसी वर्ब है तो ये एसई ही है इसकी स्पेलिंग वर्ब के तौर पे। तो हमने बोला आई नो द प्लेयर्स, मैं उन प्लेयर्स को जानता हूं जो आए हैं प्रैक्टिस करने के लिए। अब मुझे बताइए बेटा इसमें रिलेटिव क्लॉज कौन सी हुई, देखो अब रिलेटिव क्लॉज तुरंत पहचान ले रहे हो, इसमें दो बातें हैं बेटा। तो इसमें रिलेटिव क्लॉज आपने तुरंत पहचान ली। आपने बोला सर बात प्लेयर्स की हो रही है, तो ये जो हु है ये प्लेयर्स के लिए आया बेटा। अब ये प्लेयर्स के लिए आया तो सर ये तो प्लूरल है, हां तो आने वाला हु भी प्लूरल, और उसके साथ सर हैज नहीं, उसके साथ आता है हैव। तो यहां पर हैज नहीं, यहां पर हैव होना चाहिए सर, एरर ये है। चलिए मेरे बच्चे एक चीज को और समझाइएगा जरा मुझे, ये भी एग्जामिनर का पसंदीदा क्वेश्चन है। एग्जामिनर ने दिया इट इज आई हु इज रेडी टू हेल्प हिम, वो मैं हूं जो उस लड़के की मदद करने के लिए तैयार है। मुझे बताओ बेटा इसमें कहां एरर आप पता लगा रहे हो। आपने बोला सर लग रहा है इट इज आई हु इज रेडी टू हेल्प हिम, वो मैं हूं जो उसकी मदद के लिए तैयार है। तो इट इज आई हु किसके लिए आया है, आई के लिए आया है। तो बेटा आई के लिए आया तो उसके साथ क्या आएगा, एम आएगा। तो पेपर में ये एरर है, आई ही आएगा बेटा। इट इज क्योंकि इट डमी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बराबर सब्जेक्टिव केस में गलत होगा। इट इज आई हु एम रेडी टू हेल्प हिम, ये चीज आपको यहां बखूबी नजर आ रही होगी। तो इस कॉन्सेप्ट में आपने ये चीज और सीख ली बेटा कि जब एंटीसीडेंट के तुरंत बाद आएगा तो वो चीज प्लूरल बनेगी, सिंगुलर बनेगी, हमें नहीं पता, एंटीसीडेंट ही बताएगा, यानी कि उसका पूर्ववाचक बताएगा। एक दो बच्चा भांग खा के बैठा हुआ एंटीसीडेंट का हिंदी में, अरे गधे पूर्ववाचक तब से मैं बोलने लग रहा हूं, तेरा ध्यान नहीं है उधर। एक बेवकूफ लिख रहा है कि सर आज पब्लिक नहीं है कमेंट, अरे तो पब्लिक है ही नहीं तो पढ़ते ही पढ़ाई पे ध्यान दे ले, क्या पब्लिक कमेंट होने से पढ़ेगा तू। चलो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और करा दो बेटा, उसके बाद लिखवाऊं, उसके बाद लिखवाऊं बेटा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और करा दूं, उसके बाद डेफिनेशन लिखवा दो। देखो वो छोटा सा कॉन्सेप्ट ये है, यहीं पे एडजस्ट कर ले थोड़ा सा उसको। वो छोटा सा कॉन्सेप्ट ये है बेटा, भाई इसका मतलब ये हुआ, देखो अगर आपको बेटा यूज करना है रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना है आपने, हाँ तो भाई सेंटेंस में कम से कम दो बातें होनी चाहिए ना बेटा, सेंटेंस में कम से कम दो क्लोज होनी चाहिए। एक ही क्लोज है और रिलेटिव प्रोनाउन यूज हो ही नहीं सकता सर। बेटा रिलेटिव प्रोनाउन अपने आप में एक रिलेटिव क्लोज बनाता है, तो उसमें एक रिलेटिव क्लोज होगी, एक मेन क्लोज होगी, एक तो मेन क्लोज होगी, एक रिलेटिव क्लोज होगी, मतलब सेंटेंस में कम से कम दो क्लोजेज होनी चाहिए। सो याद रखना रिलेटिव प्रोनाउन के केस में, रिलेटिव प्रोनाउन के केस में सेंटेंस में कम से कम दो क्लोजेस होनी चाहिए। अगर आप रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हो तो सेंटेंस में कम से कम दो क्लोज होनी चाहिए। बेटा इस बेस पर भी एग्जाम में कई बार एरर आया। अगर हम देखते हैं बेटा एक ही क्लोज है, अरे एक ही में फिर रिलेटिव प्रोनाउन क्यों लगाया। जैसे एक बात बताओ बेटा, आपने ये लिख दिया ही कम्स हेयर
ही कम्स हियर टू प्ले क्रिकेट, वो यहां क्रिकेट खेलने आता है। तो सेंटेंस हो गया पूरा? हाँ सर पूरा हो गया। ही कम्स हियर टू प्ले क्रिकेट, वो यहां क्रिकेट खेलने आता है, सेंटेंस पूरा हुआ बेटा। आपने बोला सर सही है। अब मैं खामखा बेवकूफी की तरह ये लिख दूं बेटा, ही हु कम्स हियर टू प्ले क्रिकेट, वो जो यहां क्रिकेट खेलने आता है। तो देखो क्या होगा, अब आपने तरीके से क्या किया बेटा, इसको एडजेक्टिव बना दिया। हाँ तो इसकी वर्ब कहां है, मेन बात तो लिख, तूने तो इसको एडजेक्टिव बना दिया, हुआ है तो बेटा आप देखोगे सर यहां तो एक ही बात बन रही है। अगर मैं इसको रिलेटिव क्लोज बोलूंगा तो बेटा हु कम्स हियर टू प्ले क्रिकेट, ये रिलेटिव क्लोज होगी। तो मेन कहां है, फिर कुछ है ही नहीं। तो पेपर में पता है क्या हाँ होगा, देखो ध्यान से सुनिए, पेपर में क्या होगा, आप इसको गलत मानेंगे बेटा, आप कहेंगे ये जो ही सब्जेक्ट है ये कम्स का हो गया। हाँ तो ये जो है यहां सुपरफ्लुअस कह जाएगा बेटा, फिर क्या हो गया ये सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस का मतलब क्या होता है बेटा, जिस चीज की जरूरत नहीं है आप वो यूज कर रहे हो या, तो ये नॉनसेंस हो गया। तो ये सेंटेंस बना ही कम्स हियर टू प्ले क्रिकेट, बस। तो इन केस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन minimum 2 clauses should be there. If you want to write down this particular concept by using the English language, then my dear students, you should write in case of relative pronoun 2 clauses, minimum 2 clauses should be there. 2 क्लॉज होनी चाहिए, 3 भी हो सकती है, 3 का केस भी थोड़ी देर बाद में आपको लिखवाऊंगा बेटा। 2 क्लॉज हो सकती है और 3 भी हो सकती है। तो ये इस बात पर भी एग्जाम में एरर दिया जा सकता है। कॉपी करो बेटा, फिर अगले कॉन्सेप्ट पर हम बात करें। यहां तक बताओ मेरे बच्चे, रिलेटिव प्रोनाउन में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है नहीं? क्या मोहित बेटा समझिए, रिलेटिव प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अलग है, रिलेटिव प्रोनाउन अलग है। स्पोकन बैच बेटा दीपांशु आएगा जब मैं अनाउंस कर दूंगा, बिल्कुल बेफिक्र रहें। योवर्स इज गंगा रानी, बेटा देख मेरे बच्ची, गंगा रानी जो भी तू है, हर क्लास में तेरी कमेंट आती है, डाउट पूछता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं तेरे डाउट का आंसर भी कर देता हूं। तो उसके बाद भी कमेंट करता रहता है या करती रहती है, मेरे को नहीं पता तू लड़का है लड़की, फिर भी तुरंत लिखता रहता है, लिखता रहती है बेटा। ठीक है, मैंने बोल दिया योवर्स इज भी सही है, योवर्स भी सही है, दोनों सिखा दिए, बता दिया ना कमेंट। ठीक है, फिर तो कमेंट सेम दोबारा रिपीट करके इरिटेशन, गलत बात बेटा, बाकी बच्चे रह जाएंगे इससे। तो अब दोबारा रिपीट ना हो जाए, वरना मैं कमेंट से ब्लॉक मरवा दूंगा तेरे। ये बेशर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। आंसर मिलने के बाद भी दूसरे बच्चों का कैसे डाउट लूंगा मैं? हाँ बेटा, हर सब्जेक्ट की अपनी एक वर्ब होगी, बिल्कुल सही। ठीक है, चल डन आ गया। हाँ, हु सिंगुलर या प्लूरल क्या होगा बेटा, वो एंटीसीडेंट पर डिपेंड करेगा, इस पर नहीं। प्रैक्टिस नाउन होता है बेटा, सीई और एसई ये वर्ब होती है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, चलो जी आगे देखते हैं। अब यहां पर हम समझते हैं बाकी चीजों को। अब यहां पर क्या है सर, अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिखवाता हूं, आ जाओ। अब इसके नीचे आप लिखोगे डेफिनेशन। अब इसकी डेफिनेशन, और वो भी एक अलग ढंग में, अलग रूप में लिखवाऊंगा। ऐसे डेफिनेशन लिखवाऊंगा कि आपको सारा रिलेटिव प्रोनाउन जो भी अब तक जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ाए वो एक ही डेफिनेशन में निचोड़ में आ जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा बेटा, आप एक नाउन या प्रोनाउन यूज करते हो, देखो ये डेफिनेशन लिखवाने का ढंग है। आप एक नाउन या प्रोनाउन यूज करते हो बेटा, जो भी ये नाउन या प्रोनाउन होता है इसी को हम एंटीसीडेंट कहते हैं। और एंटीसीडेंट सिंगुलर या प्लूरल हो सकता है। ठीक है, इसी एंटीसीडेंट के लिए हम जस्ट आफ्टर, उसके तुरंत बाद हम रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं। देखना डेफिनेशन लिखवाने का तरीका, रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं। जो रिलेटिव प्रोनाउन सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, वो अकॉर्डिंग टू एंटीसीडेंट होगा, अकॉर्डिंग टू एंटीसीडेंट होगा। वेरी गुड सर। अब इसके बाद आप इस रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आगे की कहानी जरूर देखेंगे, जो कुछ भी हो सकती है।
आगे इसमें कुछ भी हो सकती है, वर्ब होगी तो ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम भी कर सकता है। तो आगे आने वाली इस बात में ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये सब्जेक्ट भी हो सकता है या ये ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, वो आगे देखना। अगर इसके बाद वर्ब हुई तो ये सब्जेक्ट होगा, अगर इसके बाद दूसरा कोई सब्जेक्ट आ गया तो ये ऑब्जेक्ट होगा। जो भी कहानी वो आपको खुद देखनी पड़ेगी बेटा। कुछ भी हो सकता है। आपने बोला बिल्कुल सर कुछ भी हो सकता है, जायज बात। जब हम ये देखते हैं और ये सिंगुलर या प्लूरल होगा एंटीसीडेंट के हिसाब से होगा। फिर हमने इसको डाला बॉक्स पे, हां इसको हमने डाल दिया बेटा बॉक्स पे। जो ये बनेगी, हां जो भी ये बनेगी बेटा वो इस नाउन या प्रोनाउन को एक्सप्लेन करेगी। जो भी ये बनेगी अपने एंटीसीडेंट को क्या करेगी, जस्ट बात आफ्टर आके अपने आप इसकी क्या बनेगी बेटा, एक्सप्लेनेशन बनेगी। यानी कि ये जो नाउन या प्रोनाउन है ये बेटा ये जो बनती है इसको हम रिलेटिव क्लॉज कह देते हैं। वेरी गुड। और ये जो रिलेटिव क्लॉज है बेटा इस नाउन या प्रोनाउन को क्या करती है, एक्सप्लेन करती है। नाउन या प्रोनाउन को एक्सप्लेन करती है या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है ना, इसको एक्सप्लेन करती है यानी कि इसकी एक इंफॉर्मेशन। चलो एक्सप्लेन में ही समझ आ गया, खिचड़ी क्यों बनानी। इस नाउन को एक्सप्लेन करती है। नाउन या प्रोनाउन की जो एक्सप्लेनेशन होती है बेटा वो एडजेक्टिव होती है। इसलिए ये जो रिलेटिव क्लॉज है, इसलिए जो ये रिलेटिव क्लॉज है, हां ये एडजेक्टिव क्लॉज कहलाती है। चलो जी मेरे भाई, ये है इसकी डेफिनेशन जो सिर्फ और सिर्फ आपको समझ आएगी, बाकी किसी भी स्टूडेंट को नहीं। अगर उसको आप ये दे दो, मेरे नोट्स दे दो इंग्लिश के, ये ले जयदीप सर के नोट्स और समझ के दिखा, आएंगे ही नहीं बेटा। रूल वाले टीचर के आप नोट्स दे दो, बच्चा रूल ही तो रटता रहेगा, फेल होता रहेगा। रूल रट के काम तो चलना नहीं। अब इसके क्या रूल बनाओगे आप। इसीलिए चीजों को सीखना आपके लिए बेहद ज्यादा जरूरी है बेटा, और मेरे लिए है कि आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट में चीजें सिखा के दो। तो ये डेफिनेशन है बेटा इसकी। इसकी डेफिनेशन ऐसे नहीं लिखी जाती शब्दों में, अगर आप लिखोगे तो आपको इसकी डेफिनेशन की ऐसे चित्रकारी डायग्राम तरीके से अगर आप इसको समझोगे तो ही बात बनेगी। ठीक है, डन है। करो जी कॉपी। अब हम पढ़ेंगे बेटा एक एक करके सारे रिलेटिव प्रोनाउन को खत्म कर लेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन अपने आप खत्म हो जाएगा। एक एक करके हम सारे रिलेटिव प्रोनाउन को खत्म करेंगे। कहां से चालू करेंगे, यूज ऑफ हु से चालू करेंगे। जो भी बच्चा कह रहा है एक बार डेफिनेशन रिपीट कर दीजिए बेटा प्लीज। क्लास को स्टार्टिंग से रिवाइज करके आया करो। ये चीज ये दर्शाती है कि आपने रिवीजन नहीं किया। सिंपल सी बात ये। टीचर को और मां बाप को प्लीज बेवकूफ मत समझो, उन्हें सब पता है। हमसे कुछ नहीं छिपा मेरे बच्चे। अगर कोई बच्चा इसको रिपीट करने को कह रहा है एक बच्चा, वो वही है जिसने रिवीजन नहीं किया, जो बस आता है क्लास करता है, अगली क्लास में सिंपल से आके बैठ जाता है। बेटा उसको नहीं समझ आएगा। कॉपी करिए, अब आगे पढ़ते हैं। और अब हेडिंग डाल लीजिए बेटा यूज ऑफ हु। अब मैं आपको हु समझाऊं, फिर मैं आपको हुम समझाऊंगा, फिर हु और हुम की हम लड़ाइयां लड़ेंगे। हे प्रभु। बच्चा कह रहा है सर मैथ्स और इंग्लिश का एक ही समय पर क्लास है, तो बेटा सेव रहती है। मैथ्स की क्लास शाम को देख लिया करो। मैथ्स प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, आपको शाम को देख लोगे चल जाएगा काम। इंग्लिश की लाइव अटेंड कर लिया करो, जिससे कि आपकी चीजें दिमाग में बैठी रहे। बढ़े भी बेटा आगे। आइए मेरे दोस्त, अब आगे आप लिखेंगे। अब सारे रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ने हैं और हम कहां से स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, यूज ऑफ हु रिलेटिव प्रोनाउन। हम हु रिलेटिव प्रोनाउन को पढ़ रहे हैं। हम हु रिलेटिव प्रोनाउन को पढ़ रहे हैं। और इसी के नीचे एक बात को लिख लीजिएगा बेटा, हु हमेशा याद रखना फॉर पीपल, इंसानों के लिए आता है। आप पेन के लिए हु नहीं बोलोगे बेटा, विच बोलोगे, जो बाद में पढ़ाऊंगा। टेबल के लिए आप हु नहीं बोलोगे, ठीक है। हां मैं बोलूंगा दिस इज द टेबल, हु इज माइन, विच इज माइन। हु इज माइन नहीं बोलोगे। तो हु इंसानों के लिए आता बेटा।
ये याद रखिएगा। हु आता है इंसानों के लिए है, चीजों के लिए वगैरह के लिए नहीं आता। तो फॉर पीपल आप लिख के चलिएगा। अब हु को कैसे यूज करते हैं? हु को आप अगर आप कॉमन बात देखोगे बेटा तो हु पीपल के लिए, इंसान के लिए आता है और स्लैश लगाइएगा एज अ सब्जेक्ट, और हु जो यूज होता है वो एज अ सब्जेक्ट यूज होता है। लेकिन इसमें बहुत सारी कहानियां हैं, उनको 3 चीजों में हम 3 पॉइंट में देखेंगे हु को, जरा समझ के एक बार 3 कॉन्सेप्ट कहो, पॉइंट कहो, कुछ भी। जैसे बेटा हु का पहला कॉन्सेप्ट या हु का पहला केस कैसे वो यूज होता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, हु जब आप यूज करोगे ना तो आपको हु रिलेटिव क्लोज में ही नजर आएगा। हु जब भी एज अ सब्जेक्ट नजर आएगा तो बेटा उसके तुरंत बाद आपको वर्ब नजर आएगी पक्का, जो वर्ब इसके लिए यूज होगी, और एक्स्ट्रा बात आगे जो भी हो वो आ जाएगी। बट हु के साथ तुरंत आपको वर्ब नजर आएगी। अगर हु के बाद तुरंत आपको वर्ब नजर आएगी तो पक्का है बेटा ये हु यहां पर किसका रोल प्ले करेगा? सब्जेक्ट का, जो कि इस वर्ब के लिए आ रहा होगा। सिंपल हुई ना बात, सब्जेक्ट का रोल प्ले करेगा और जो कि इस वर्ब के लिए आ रहा हो। सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो सकता है। पहली चीज आपने बोला सर ये मिलकर रिलेटिव क्लॉज बनेगी बेटा, और ये रिलेटिव क्लॉज मेन जो है इंफॉर्मेशन होगी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। ये है इसका एकदम साधारण सा फंक्शन, बिल्कुल पहला फंक्शन। ठीक है, चलो समझते हैं जरा बात को। मैंने बोल दिया, एग्जाम्पल लिखिएगा, दे नो द टीचर, वे उस अध्यापक को जानते हैं, हु हेल्प्स मी, जो मेरी मदद करते हैं। वे उस अध्यापक को जानते हैं जो मेरी मदद करते हैं। इसमें बताइए रिलेटिव क्लॉज कौन सी है बेटा? आपने बोला सर इसमें रिलेटिव क्लॉज है ये वाली, इसमें रिलेटिव क्लॉज है ये। इस रिलेटिव क्लॉज में, ये तो दूसरी क्लॉज है, दे नो द टीचर, ये साइड है। हु हेल्प्स मी, जो मेरी मदद करते हैं, तो मदद कौन करते हैं? टीचर। ये क्या है? वर्ब। तो इस रिलेटिव क्लॉज में हु किसका रोल प्ले कर रहा है? किसका रोल प्ले कर रहा है? सब्जेक्ट का। तो क्या हु आएगा? बिल्कुल। अगर पेपर में यहां हुम दे देता तो एरर होता बेटा, अगर पेपर में यहां हुम दे देता तो एरर होता, गलतियां ऐसे आएंगी। तो हुम क्या काम करेगा? वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा। दूसरे पॉइंट में, मतलब अगले सेक्शन में समझाऊंगा यूज ऑफ हुम। चलो सर आसान। दूसरा, ये हु किसके लिए आया था बेटा? टीचर के लिए आया था, तो टीचर की ही बात लिखा। आगे देखिए, या तो रिलेटिव क्लॉज कहां, सेंटेंस में रिलेटिव क्लॉज कहां होगी? कहीं भी हो सकती है बेटा, बस अपने एंटीसीडेंट के तुरंत बाद। आगे देखिएगा जरा, बात को बड़े ध्यान से समझिएगा। मैंने बोला, नेक्स्ट एग्जाम्पल जो लिखा था एक बार उसको ध्यान से समझिएगा, जो लिखा था, द प्लेयर क्लीन दिस टेबल, द प्लेयर क्लीन्स दिस टेबल हु practices here। प्लेयर क्लीन करता है इस टेबल को, जो यहां प्रैक्टिस करता है। अब एक बात बताओ बेटा, जो यहां प्रैक्टिस करता है ये रिलेटिव क्लॉज हुई सर, लेकिन इस रिलेटिव क्लॉज में गुरुजी एक गड़बड़ है। हु क्या है? सब्जेक्ट है। बिल्कुल सही है। तो ये क्या है बेटा? वर्ब, इसलिए देखो इसकी स्पेलिंग ऐसे। और ये क्या है? सब्जेक्ट। तो ये तो सही हुआ, सही हुआ, लेकिन दूसरी गलती हो गई। क्या आपने ये भी तो कहा था हु सब्जेक्ट के लिए आएगा, तो बिल्कुल सही, लेकिन सर ये रिलेटिव क्लॉज उसके तुरंत बाद आनी थी जिसके लिए आई, तो ये टेबल के लिए नहीं आई, ये तो पूरी की पूरी बात प्लेयर के लिए। तो खाली हु उठेगा, पूरा परिवार उठेगा, पूरा परिवार उठेगा बेटा। और इसको ठीक करके आप लिखोगे यहां पर, द प्लेयर, हां, हु प्रैक्टिसेस हेयर, प्लेयर जो यहां प्रैक्टिस करता है, ठीक है, क्लीन्स दिस टेबल, इस टेबल को साफ करता है। तो आपने देखा, देखो हमने क्या किया बेटा, ये थी रिलेटिव क्लॉज, तो भाई मेरे एक वर्ब ये हुई, हां, तो इसका ये हुआ सब्जेक्ट जो कि प्लेयर ही है। यार ये भी वर्ब है, इसका सब्जेक्ट कौन है? ये रहा। देख रहे हो सर, इसका सब्जेक्ट इससे बिछड़ क्यों गया? अरे मेरे बच्चे, बीच में एडजेक्टिव आ गया ना उसका। अरे इसका एडजेक्टिव भी तो बीच में आया है। इसका मतलब मेन बात देखोगे तो ये ऐसी ही तो नजर आएगी बेटा। द प्लेयर क्लीन्स दिस टेबल, प्लेयर इस टेबल को क्लीन करता है। हाँ, आपने ये लिख दिया, द प्लेयर हु प्रैक्टिसेस हियर क्लीन्स दिस टेबल, तो कोई भी फर्क नहीं आया, ये आ गया। तो आपने लिखा द प्लेयर क्लीन्स दिस टेबल हु प्रैक्टिसेस हियर, गलत हो गया।
दे नो द टीचर, ये भी समझ आ गया। तो आपने ये देखना है, ये हो और अपनी पोजीशन पे हो बेटा। तो देखो सब्जेक्ट से वर्ब बिछड़ भी जाती है, जब रिलेटिव क्लोज आता है तो उस विषय जो रिलेटिव क्लोज आती है वो एडजेक्टिव होता है, तो वो मेन सब्जेक्ट से और वर्ब को दूर कर देती है। कहता तू चल बाद में आ, पहले इसका एडजेक्टिव आने दे। प्रैक्टिस का ऑब्जेक्ट कहां गया? बहुत बढ़िया बेटा, कमाल की अंग्रेजी तेरी। प्रैक्टिस का कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है वहां। प्रैक्टिस जो यहां प्रैक्टिस करता है, लिखा ही नहीं मैंने, कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, जरूरत ही नहीं। प्रैक्टिस करता है, क्रिकेट प्रैक्टिस करता है, हॉकी प्रैक्टिस करता है, कुछ लिख देता तो आ जाता बेटा, नहीं लिखा तो नहीं आया। बावले शिकारी है। फटाक से कॉपी करे बेटा। चलिए जी। अब देखते हैं बेटा इसका दूसरा फंक्शन, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब इस रूप में आपको हु थोड़ा अलग दिखेगा। पता है थोड़ा अलग क्या दिखेगा? आपको मेन क्लोज नजर आएगी बेटा, आपको एक मेन क्लोज नजर आएगी, है ना। इस बार क्या होगा, आपको जो मेन क्लोज कहो, ये ऐसे लिख लो इसको भी, जो नाउन प्रोनाउन आएगा बेटा उस एंटीसीडेंट के बाद हुआ, अरे नाउन प्रोनाउन भी भाड़ में गया। अब तो आप अच्छे बच्चे, आप एंटीसीडेंट को समझते हैं बेटा। जो एंटीसीडेंट है उसके लिए हु आएगा, तो सर हु के बाद वर्ब होगी, आगे कुछ हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सर ये तो वही केस तो है, ये रहा। हां बिल्कुल यही है, लेकिन इसमें एक चमत्कार होगा बेटा। चमत्कार क्या होगा? ये रिलेटिव क्लोज हो जाएगी। हां बेटा, आपको कोमा लगाकर या बिना कोमा, कई बार एग्जामिनर कोमा हटा देता है क्योंकि कोमा हिंट का काम करता है, आपको बिना कोमा एक और बात लिख देगा, मतलब एक और वर्ब ले आएगा, हां, और आगे एक्सप्लेनेशन दे देगा। ओ भाई साहब, इसका मतलब ये हुआ बेटा, यहां हु एक नहीं दो दो बार सब्जेक्ट का काम करेगा। मतलब ये लोता ही बंदा इसके लिए भी सब्जेक्ट बनेगा, इस वर्ब के लिए, इस वर्ब के लिए भी सब्जेक्ट बनेगा बेटा। हां, और यही हु अगली वाली वर्ब के लिए भी सब्जेक्ट बनेगा। मतलब इसमें एक बात होंगी या तीन बातें होंगी? तीन बातें होंगी बेटा। इसका मतलब हु दो बात में भी आएगा, तीन, एक में तो आ ही नहीं सकता, एक में तो रिलेटिव प्रोनाउन ही नहीं आएगा। तो हु ऐसा है बंदा जो दो बातों में भी आ सकता है और जो तीन बातों में भी आ सकता है। अब तक मैंने सारे एग्जाम्पल दो बातों के लिखे हैं बेटा, अब मैं आपको तीन बातों का एग्जाम्पल लिखने वाला हूं और आप उसमें देखोगे हु एक बार नहीं दो दो बार सब्जेक्ट का काम करने लग रहा है। कैसे दो दो बार काम करने लग रहा है सर? देखिए भैया, मैंने ये लिखा दिस इज, ठीक है, दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय, ध्यान से सुनना, दिस इज द बॉय हु कम्स हियर। ये है वो लड़का जो यहां आता है। तो बताओ, यहां हु एक बार सब्जेक्ट का काम कर रहा है, दो बार? सर एक बार, क्योंकि दो ही बातें हैं बेटा इसमें, ये रही मेन बात, बस एक बार किया। ये था बेटा पहला केस, बस एक बार सब्जेक्ट। कितनी बातें हैं? दो बातें। एक तो ये दिस इज द बॉय और हु कम्स हियर, खत्म, लड़के के लिए हु आ गया, खत्म, ये वाली बात। लेकिन देखो बेटा, इसी सेंटेंस को मैंने अब ऐसे लिख दिया,
दिस इज द बॉय, ये है वो लड़का, दिस इज द बॉय, ये है वो लड़का, हु कम्स हियर, जो यहां आता है, दिस इज द बॉय हु कम्स हियर, हाँ, कैन हेल्प यू, तुम्हारी मदद कर सकता है। ओ हो। अब देखो बेटा क्या कर दिया मैंने चमत्कार, यहां पर आप देख पा रहे हो दो बार हु सब्जेक्ट है, जैसे दिस इज द बॉय, ये हो लड़का, तो बेटा तुरंत से मेन क्लोज ही आ गई। अब रिलेटिव क्लोज देखो, अगर आप देखोगे तो रिलेटिव क्लोज आप ये मानोगे हु कम्स हियर, जो यहां आता है, वेरी गुड, हु कम्स हियर जो यहां आता है, तो ये हु क्या है, अब इसका भी सब्जेक्ट है और इसका भी सब्जेक्ट है, तो एक बार नहीं वो दो दो बार अब आपको सब्जेक्ट का काम करते हुए नजर आ, इसीलिए मैं अगर चाहूं तो इसको हटा दूं बेटा, देखो अब भी सेंटेंस सही है, दिस इज द बॉय हु कैन हेल्प यू, ये है वो लड़का जो तुम्हारी मदद कर सकता है, लेकिन मैंने बीच में एक चीज और घुसा दी, तो आप इसको ऐसे कर लो या आप इसको ऐसे बॉक्स में डाल दो कि भाई सर ये तो ध्यान से देखोगे बेटा, ये तो ध्यान से देखोगे तो देखो हु कम्स हियर एक बात, और कलर में चेंज कर रहा हूं बेटा जी ये दूसरी बात, तो हु देखो यहां पर इसके लिए भी एक सब्जेक्ट का काम करने लग रहा है, और इसके लिए यही बंदा है जो मदद भी करेगा, तो इसके लिए भी सब्जेक्ट का काम करने लग रहा है ना, मतलब हु के लिए एक बात और है, इसलिए आप इसको हटा भी दो, सेंटेंस अब भी सही है, दिस इज द बॉय हु कैन हेल्प यू, दिस इज द बॉय हु कैन हेल्प यू, बात खत्म, यह है वो लड़का जो तुम्हारी मदद कर सकता है, या बेटा क्या करो इसको हटा दो, दिस इज द बॉय हु कम्स हियर, ये है वो लड़का जो यहां आता है, इसीलिए आपने देखा सर यहां पर तीन बातें आज आपने हमें जोड़नी सिखा दी, अब तक क्या कर रहे थे बेटा आप दो दो बातें जोड़ना सीख रहे थे, अब यहां से तीन बातें आपने जोड़ी, तो जैसे ही आप इन चीजों को सीखते हैं ये बता आसान हो गया, ठीक है, डन है। तो ये चीज अपने दिमाग में रखिएगा बेटा, डन, तो यहां से ये उठी, यहां हमने देखा द प्लेयर हु प्रैक्टिसेस हेयर हेयर हेयर, द प्लेयर हु प्रैक्टिसेस हेयर क्लीन्स दिस टेबल, तो बेटा ये क्या आया सर इसका एडजेक्टिव, कितनी बातें दो बातें, कितनी बातें तीन बातें, आसान, अरे आसान है सर, तो आपने क्या किया ये इस पर ये इस पर, तो उससे रिलेटेड एक एडजेक्टिव या दो दो एडजेक्टिव थी, दोनों बातें थी, तो हु एक ही बार लिख लिया, ठीक है, वेरी गुड, इसका मतलब एक और दो में कोई फर्क नहीं है बेटा, कोई भी फर्क नहीं है, एक बार सब्जेक्ट अगली एक और बात लिख दो, लेकिन एक और दो में देखो बच्चा कैसे कंफ्यूज होता है, कई बार बच्चा क्या करता है इसको दो बातों का केस मान लेता है, पता है पागल क्या समझता है, सर देखो हु इसका भी सब्जेक्ट है, हाँ, और हु इसका भी सब, मैंने बुलाओ गधे इसका तो प्लेयर है, कहता है अच्छा सर भूल गया, इसमें तो दो ही बातें हैं ना बेटा, कई बार बच्चा ऐसे टाइप की लिखी गई बात को ये मान लेता है, ऐसी लिखी गई बात को ये मान लेता है पागल, अरे ये तब अप्लाई होगा जब तीन बातें होंगी बेटा, इसमें कितनी क्लोजेज होंगी, तीन क्लोजेज, इस कॉन्सेप्ट के नीचे लिख लो, इसमें कितनी क्लोजेज होंगी, थ्री क्लोजेज, कितनी बातें होंगी बेटा, इसमें तीन बातें होंगी, इसमें क्या है दो क्लोजेस, सर एक क्लोज हो तो, अरे एक क्लोज में आएगा ही नहीं हूं पागल, तो दो है बेटा, देखो द प्लेयर क्लीन्स दिस टेबल, बस एक ये, हाँ, और दूसरी ये, दो है, ठीक है, चलो फटाक से करो, फिर मैं तीसरा केस कराता हूं, तो बेटा चीजें आसान है उसको आसान रहने दो ना, ऐसे दिखे या ऐसे दिखे, लेकिन पेपर में मेरे बच्चे जरूरी नहीं है कोमा देगा, एग्जामिनर बोलेगा, मैं बेवकूफ नहीं हूं कि आपको हिंट फेंकता फिरूंगा। अब मैं तीसरी बात बताता हूं,
3 क्लॉजेस, 2 चीज देखी। तो हु एक बार सब्जेक्ट बने, 2 बार सब्जेक्ट बने कि 3 बार सब्जेक्ट बने, आपको क्या। वो तो ये बोलेगा ना भाई तेरे को क्या। सर आइडेंटिफाई कैसे करेंगे बेटा, पढ़ के। जैसे ये पढ़ा मैंने ना, पढ़ के आइडेंटिफाई करेगा मेरा बच्चा। बिना पढ़े तो दुनिया की कोई ताकत ही नहीं बता सकती ना सेंटेंस क्या है। तभी तो कोचिंग ली ना बेटा, पढ़ के पता चलेगा। कहता कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, अरे भाई पढ़ के करेगा पागल, पढ़ के। सबसे बढ़िया तरीका है रिलेटिव क्लॉज को डिब्बे में रखो। मतलब देखो रिलेटिव क्लॉज क्या है, उसको हटा के देखो। रिलेटिव क्लॉज जैसे ही हटाओगे एक ही क्लॉज बची, तो ये वाला केस है। अगर रिलेटिव क्लॉज जैसे ही हटाओगे, जैसे इसमें से ये हटा दो तब भी 2 बची, तो अपने आप पहचान लोगे पागल। कितना आसान है, ऐसे पहचान लेना बेटा। ठीक है, अब जरा आगे बात तो देखो। अब मैंने लिखा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, और सर 3 बार में यूज होता है बेटा। इस कॉन्सेप्ट में भी 3 क्लॉजेस जरूरी होंगी। ठीक है, कैसे दिखेगा देखो बेटा, आपको अपना एक एंटीसीडेंट दिखाई दिया, सही है सर। बेटा उस एंटीसीडेंट के लिए आपको क्या नजर आएगा, हु नजर आएगा। ठीक है, देखना चमत्कार देखना बेटा, आपके बाद उसके बाद आपको कोई दूसरा सब्जेक्ट नजर आएगा, कोई दूसरा सब्जेक्ट। ऐसे लिखो हिंदी में, कोई दूसरा सब्जेक्ट। इंग्लिश में भी लिख सकता था मैं अनादर सब्जेक्ट, लेकिन हिंदी का मजा ही अलग है, क्योंकि आप उसे तरीके से पहचान पाओगे। इंग्लिश वाले लिख लेना अनादर सब्जेक्ट, अनादर सब्जेक्ट, आपको दूसरा सब्जेक्ट नजर आ जाएगा। फिर भाई वर्ब नजर आ जाएगी, लेकिन मेरे बच्चे ये वर्ब तो इस सब्जेक्ट की होगी। बिल्कुल सर। अब बेचारा बैठ के रो रहा है, ये तो कहता गुरुजी मैं तो रोऊंगा। मैंने बोला क्या हो गया बेटा, कहता सर आपने तो वर्ब दूसरी दे दी, मेरा क्या काम है अब मैं तो नहीं आऊंगा। अब तो हूं माना चाहिए, क्योंकि अब तो ऑब्जेक्ट रह गया, मैं तो ऑब्जेक्ट हो गया सर। अब मेरा क्या काम। देखो बेटा ये रिलेटिव क्लॉज बनी। अब बात तो जायज है, इसने बोला सर मेरा तो कोई काम नहीं रहा, मुझे तो बेदखल कर दिया गया जायदाद से, क्योंकि मैं तो ऑब्जेक्ट बन गया। ऑब्जेक्ट में बनता नहीं हूं गुरुजी, मैं तो जा रहा हूं घर। मैंने बोला रुक जा भाई, रुक जा रुक जा रुक जा। कहता क्या हो गया। मैंने बोला मेरे पास एक और क्लॉज है। कहता अच्छा, उसमें तेरे को सब्जेक्ट बना देता हूं। कहता अच्छा बन जाऊंगा। हाँ, इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे, इसके बाद आपको पता है ये वर्ब नजर आई। अच्छा देखो यहां पर हो सकता है बेटा इस वर्ब के बाद कुछ हो, या हो सकता है ना हो, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक ये बात खत्म हो जाएगी। जैसे ही बात यहां तक खत्म होगी तो आप तुरंत बोलोगे भाई हो तो नहीं आएगा सर, ये तो नहीं आएगा। ये चलने लगा। मैंने बोला रुक जा बेटा, एक और वर्ब है। कहता है एक और वर्ब है। हाँ, तो कहता है सर कोई बात नहीं, जब इसकी शादी इससे होगी इसकी मेरे से करा दो। मतलब देखो बेटा इस बात के लिए तो ये ऑब्जेक्ट बन गया, हाँ, लेकिन अगली बात के लिए ये सब्जेक्ट बन गया। ओ भाई साहब, बेटा जी ये नहीं कहा। हो सकता है मेरे बच्चे इस बात के लिए ये ऑब्जेक्ट बन जाए। मतलब अगर आप यहां देखोगे तो यहां ये आपको ऑब्जेक्ट नजर आएगा। किस बात के लिए, इस बात के लिए। लेकिन क्योंकि सब्जेक्ट तो कोई और आ गया, लेकिन 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 अगली बात के लिए सब्जेक्ट बन जाएगा। अगर अगली बात ना होती तो हु कहेगा राम राम भाई, तुम ले लो, मैं ऑब्जेक्ट नहीं बनता। मैंने रुक जा रुक जा रुक जा, तेरे को सब्जेक्ट बना रहा हूं। अच्छा वो कहता बना दे। अगर बना तो है, और नहीं बना तो चुपचाप चला जाएगा, हूं आ जाएगा। हूं भी कराऊंगा बेटा इसके बाद। सर एग्जाम्पल बताओ, मस्त तो सब समझ आएगा। देखो बेटा यहां पर हु क्या कर रहा था, सब्जेक्ट सब्जेक्ट। मैंने क्या कर दिया, यहां ऑब्जेक्ट आगे सब्जेक्ट। इसका मतलब बेटा हु मिक्स का काम भी करता है। कैसे देखना अभी बड़े ध्यान से। मैंने एक सेंटेंस लिखा बेटा, मैंने एक सेंटेंस लिखा, देखना। ऐसे करते हैं, आई नो द प्लेयर, मैं उस प्लेयर को जानता हूं। देखना बेटा, आई नो द प्लेयर, मैं उस प्लेयर को जानता हूं। हु दे से, जिसे वे कहते हैं। हु दे से, और बेटा याद रखिएगा बेटा कोमा दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। एग्जामिनर बेवकूफ नहीं है, तुम्हें हिंट फेंक देगा। अभी मैं बच्चों की तरह तुम्हें कोमा लगा रहा हूं जानबूझ के, ताकि तुम पहचान ना सीखो। पेपर में नहीं देगा, अवॉइड कर देता है वो जानबूझ के।
आई नो द प्लेयर हु दे से, ऐसे देगा पेपर में, हु दे से, जिसे वे कहते हैं, रन्स फास्ट, तेज दौड़ता है। अब देखो भाई मेरे, कहानी में ट्विस्ट है। आपने बोला सर आई नो द प्लेयर, ये मेन बात होगी बेटा, आई नो द प्लेयर मेन बात होगी। हु दे से रन्स फास्ट, जिसे वे कहते हैं तेज दौड़ता है। अब आप इसे कहोगे बेटा हु दे से, जिसे वे कहते हैं तेज दौड़ता है। अब इसमें क्या देख पा रहे हो, देखो सर, एक बात तो ये हुई हु दे से, एक बात हुई। अगर मैं इसको हटा भी दूं तब भी अब एक और बात है, देखो आई नो द प्लेयर हु रन्स फास्ट, अब भी हु की जरूरत है सर, अब भी ये दो बातें हैं, आई नो द प्लेयर हु रन्स फास्ट लिखना पड़ेगा। तो सर उसको हटा के काम नहीं चल रहा, इसका मतलब ये तीन बातों का केस है बेटा। आपने देखा आई नो द प्लेयर हु दे से रन्स फास्ट, इसका मतलब ये कौन है बेटा, इसके लिए सब्जेक्ट कौन है, हु। इसलिए बेटा आप इसको हटा दो यहां से, देखो अब भी सेंटेंस सही। आई नो द प्लेयर हु रन्स फास्ट, मैं उस प्लेयर को जानता हूं जो तेज दौड़ता। अच्छा, मैं उस प्लेयर को जानता हूं जिसे वे कहते हैं तेज दौड़ता है। ठीक है, मैं उस प्लेयर को जानता हूं जिसे वे कहते हैं तेज दौड़ता है। अब इसमें तीन बातें, तो एक बात के लिए हु ऑब्जेक्ट और अगली के लिए वापस क्या बन गया, सब्जेक्ट। कितनी बातें, तीन। तो बेटा देखो रफ अगर लिखूं, कॉपी नहीं करना बेटा, रफ लिखूं तो मैंने कहा हु के लिए एक वर्ब आ सकती है, दूसरा मैंने कहा हु के लिए एक वर्ब और फिर एक वर्ब आ सकती है, फिर मैंने कहा मेरे बच्चे हु के बाद कोई और सब्जेक्ट कोई और वर्ब आएगा, लेकिन फिर इसकी वर्ब कोई और आ सकती है। मेरे बच्चे बस ये तीन केस में, इस तीन रूप में आपको हु नजर आता है। गया जी दिमाग में। इस तरीके से बातें आप पढ़ते हो, जानते हो, सीखते हो। बैठा बेटा दिमाग में। कहानी ये होती, इसलिए मैं कहता हूं जो भी स्टूडेंट बैच ज्वाइन करता है, अगर वो बिल्कुल पहली क्लास से ज्वाइन करता है, बिल्कुल पहली क्लास से पढ़ता है, तब ये नहीं कि प्रोनाउन में बीच में मुंह धोया और आके बैठ गए, बेटा कुछ भी समझ नहीं आएगा। पुत्र आज तक आपने जो प्रोनाउन पढ़ा है वो ऐसा प्रोनाउन पढ़ा है जो इन बातों से रिलेट नहीं करता, मतलब वो आपने बहुत ही सिंपल और बेसिक प्रोनाउन पढ़ के छोड़ दिया खाली। लेकिन आप यहां देख रहे हो कि बेसिक के साथ साथ आपको लेवल उठा के भी चलना पड़ेगा, क्योंकि बेटा पेपर में अगर ये आया और यहां पेपर में हुम लिख दिया तो बच्चे आप तो हुम से ही मान लोगे कि सर दूसरा कोई सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन आगे भी तो देख बेटा क्या बन रहा है। ये चीज याद रखिएगा, बात से समझ में। बेटा राधा पहली क्लास देख ले, पीडीएफ कैसे मिलता है कैसे नहीं मिलता, यहां पर नहीं। ये बच्चे पता है क्या पूछे, सर पीडीएफ नहीं मिलेगा, बताओ इन क्वेश्चंस के क्या आंसर कर। कितना खून जलता होगा ना टीचर का, है कितना खून जलता होगा ना टीचर का जब ऐसी कमेंट पढ़ता होगा कि कैसे बच्चे माँ बाप का पैसा बर्बाद करने लग रहे हैं, अपना समय बर्बाद करने लग रहे हैं। एक अमन बच्चा है, ठीक है, अपने माँ बाप को ही गाली दे रहा है। बढ़िया बेटा अमन, बहुत बढ़िया। अपने माँ बाप को ही गाली दे रहा है, कहता है वे साले मेरे लिए कुछ नहीं करते, भगवान ऐसी औलाद किसी भी माँ बाप को ना दे। बढ़िया मेरे बच्चे अमन, क्या बढ़िया गाली। तेरे माँ बाप ये कमेंट पढ़े तो बड़ा प्राउड फील करें तेरे ऊपर, क्या औलाद है ये। ठीक है, चल हमने क्या देखा बेटा, हु ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट का काम करने लगे। अब हु ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट का काम करने लग रहा है, बातें उल्टी हैं बेटा, देख रहे हो। तो हु सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट, और मेरे बच्चे ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट, तीन तीन काम करता है। कितने काम करता है बेटा, तीन तीन काम करता है। अब जरा आगे की बात को जरा ध्यान से समझिए। एक एग्जाम्पल बेटा और देखो भाई, मैंने लिखा दिस इज द गर्ल, ये है वो लड़की, ध्यान से सुनेगा। हु, ठीक है, हु दे हैव सेलेक्टेड, हाँ, हु दे हैव सेलेक्टेड, हाँ। और अब मैं लिख दूं बेटा रन्स फास्ट। अब क्या देखी, अब क्या देखा बेटा, अब क्या देखा बेटा,
अब क्या देखा आपने, अमन बेटा खाली अमन, अमन के बाद कुछ नहीं था। वो अमन, अमन एक ही तो नहीं है ना बैच में, जो गाली दे रहा वो समझ गया ना बेटा, तुम्हारे तो टेंशन ही नहीं है ना। सारे अमन कह रहे सर मैंने तो नहीं निकाली, तुम्हारे नहीं, दूसरा अमन कुमार है, अमन पांडे है, अमन और भी खाली अमन। बच्चे कह रहे सर उसको ब्लॉक करा दो। अरे मेरे ब्लॉक कराने से थोड़ा ना वो सुधर जाएगा, मेरे ब्लॉक कराने से माँ बाप की रिस्पेक्ट कर लेगा। मजबूरी में रिस्पेक्ट होती है या दिल से रिस्पेक्ट होती है? फिर हम तो यही दुआ कर सकते हैं बस ऐसी औलाद भगवान किसी को ना दे, और क्या करेंगे बेटा। देखो चुटकू, दिस इज द गर्ल हु दिस हैव सिलेक्टेड रन्स फास्ट, सही है बेटा। अब आपने देखा सर दिस इज द गर्ल, एक बात हुई, हु दे हैव सिलेक्टेड दूसरी बात। लेकिन अगर आप कहोगे सर ये तो ऑब्जेक्ट बन गया, काटो इसको तो, हुम लेके आओ। लेकिन बेटा आगे भी तो देख, आगे भी तो देख, आगे क्या है, आगे भी तो देख, आगे क्या है, रन्स फास्ट। आगे क्या है, रन्स फास्ट। समझे कि नहीं समझे? सर ये तो सब्जेक्ट बन गया, फिर कैसे काट देगा तो, कैसे हुम ले आएगा, हुम की तो औकात ही नहीं है आने की। डन है, ये चीज दिमाग में रखिएगा बेटा। क्लियर है, ये चीज दिमाग में रखिए। चलो करो कॉपी। अब आपको जो होम है, अब जब आप उसको पढ़ोगे ना आपको वो इतना आसान लगेगा, इतना आसान लगेगा, ठीक है, कि सर ये तो बहुत आसान बात हो गई। ठीक है सर ये तो बहुत ही आसान बात हो गई। कैसे आसान होगी? क्योंकि होम पढ़ना आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा बेटा। इसके साथ ठीक है फ्री मिलेगा, इसके साथ फ्री मिलेगा। कैसे फ्री मिलेगा आओ जानते हैं। कॉपी करो फटाक से, हो गया, बढ़ ले आगे भाई। तो यहां हूं किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट, और फिर आगे किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट। देख रहे हो बेटा, यहां अगर इसको मैं रिलेटिव क्लोज मान लू, यहां से आप बॉक्स बनाना बेटा, रिलेटिव क्लोज देख रहे हो, छाटने बहुत जरूरी है। अगर इसको मैं मान लू तो यहां अलग फंक्शन है और वहां अलग फंक्शन। अब आ गया भाई समझ, पक्का? चलो बेटा अब यूज ऑफ होम करते हैं। अब आपके लिए तो होम इतना आसान पड़ेगा, आप बोलोगे सर ठीक है ये तो बड़ा आसान हो गया। तो हर वर्ब का सब्जेक्ट ढूंढो बेटा। देखो एक बात, दिस इज द गर्ल, ये सब वर्ब है, सब्जेक्ट हो गया। ये वर्ब है, सब्जेक्ट तो ये ऑब्जेक्ट हुआ, लेकिन आगे जाके सब्जेक्ट। डन जी। आए, अब आप क्या लिखोगे, यूज ऑफ होम। अब ये तो बहुत आसान है बेटा। होम में पता है होम रिलेटिव प्रोनाउन, ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी होते हैं बेटा, बाद में पढ़ाऊंगा। हु केम यस्टरडे, कौन आया था कल, तो वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, वो रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है बेटा। अब देखो, अच्छा इन चीजों को जब आप ऐसे पढ़ रहे हो ना, आप इनसे सेंटेंस मेकिंग भी सीख रहे हो बेटा, जो आपके पीक्यूआरएस यानी कि पैराजंबल्स में भी बहुत मदद करेंगी ये चीजें, जो आप ये सेंटेंस बनाने जोड़ने सीख रहे हो मेरे साथ। ठीक है, क्लियर है? अब ध्यान से सुनना, यूज ऑफ होम रिलेटिव प्रोनाउन बेटा, होम भी सेम है फॉर पीपल, इंसानों के लिए यूज होगा, इंसानों के लिए यूज होगा। आपने बोला सर ये तो आसान हो गया फिर, लेकिन बेटा याद रखना एज एन ऑब्जेक्ट, ओनली एज एन ऑब्जेक्ट, बस केवल ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट नहीं भैया, ना 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 ना, ओनली ऑब्जेक्ट, याद, केवल ऑब्जेक्ट और कुछ नहीं बेटा। इसका मतलब इसका कुछ नहीं, इसका तो एक ही फंक्शन है बेटा, इसका एक ही फंक्शन। क्या फंक्शन है कि आपको एंटीसीडेंट नजर आएगा, इसका बहुत आसान है बेटा, होम में तो कुछ पढ़ना ही नहीं। एंटीसीडेंट नजर आएगा, हाँ सर नजर आ जाएगा, और एंटीसीडेंट के बाद आपको होम नजर आएगा, हाँ सर नजर आ जाएगा, और होम के बाद बेटा आपको कोई दूसरा सब्जेक्ट, कोई दूसरा सब्जेक्ट नजर आएगा, कोई दूसरा सब्जेक्ट नजर आएगा, हाँ सर आ जाएगा, बिल्कुल सर, बस। तो आपको फिर वर्ब नजर आएगी, हाँ तो बेटा ये जो वर्ब है इसका सब्जेक्ट ये है, तो ये जो वर्ब है मेरे बच्चे इसका ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट, बस। इस रिलेटिव क्लोज में उसका ये ऑब्जेक्ट होगा। हाँ लेकिन सर वो तो हु भी था, मैंने बोला बिल्कुल था, लेकिन हु आगे जाके फिर सब्जेक्ट बनता था, इसमें आगे कुछ होगा, कुछ भी नहीं, खत्म, बस। इसके अलावा इसकी कोई बात ही नहीं बेटा,
इसलिए जब मैंने इसको यहां पर अगर मैं स्टेटमेंट लिख दूं, अगर मैं यहां पर ये लिख दूं, देखो एक सेंटेंस मैंने लिखा, सपोज करो आई नो द प्लेयर, मैं उस प्लेयर को जानता हूं, देखना, whom दे मेट, जिससे वे मिले थे। मैं उस प्लेयर को जानता हूं जिससे वे मिले थे। अब जरा चीजों को पहचानिए बेटा, मैं उस प्लेयर को जानता हूं जिससे वे मिले थे। अच्छा भाई, मिले कौन? सर वे मिले थे। अब आप इसमें कितनी बातें? दो बातें सर। एक तो आई नो द प्लेयर एक बात है, whom they met दूसरी बात है। अब देखो बेटा, यहां पर मैंने बोला यहां पर क्या है? सब्जेक्ट है। ये क्या है? वर्ब है। मिले कौन? वे मिले। किससे मिले? whom से मिले। तो whom यानी कि प्लेयर से मिले, तो वो तो ऑब्जेक्ट हो गया। बस। क्या आगे सब्जेक्ट बन रहा है? नहीं सर। बस तो कुछ बचा ही नहीं बेटा। आई नो द प्लेयर whom they met, तो whom तो बिल्कुल ही बेहद ही आसान हो गया। कुछ नहीं, है तो बहुत आसान है सर, ये तो बहुत आसान है सर। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, जरा बात को बड़े ध्यान से सुनना। वो क्या है बेटा? हु वर्सेस whom। पेपर में यहां से एरर पिक करेगा बेटा, हु और whom की लड़ाइयां। कैसे लड़नी है? बेहद ही आसान काम है। आ जाओ बेटा, लड़ना सीखते हैं। आपको बता दिया मैंने हु कैसे यूज होता है, आपको मैंने बता दिया whom कैसे यूज होता है। तो कैसे? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट, लेकिन whom सिर्फ ऑब्जेक्ट। तो पहला जो इसमें कॉन्सेप्ट बनेगा ना बेटा, वो बनेगा, पहला केस कहो, केस नंबर 1। दो केस है बेटा। केस नंबर 1, आपने देखा जो हु है वो क्या बनेगा? सब्जेक्ट, यानी कि उसके पास वर्ब होगी, वो एक बार सब्जेक्ट बनेगा। हु जो है मेरे बच्चे, वो सब्जेक्ट और आगे चल के भी सब्जेक्ट बनेगा। और हु जो है वो हो सकता है एक बार ऑब्जेक्ट, लेकिन अगली बार फिर से सब्जेक्ट बन जाएगा। मतलब हु के ज्यादा यूज है मेरे बच्चे। whom सिर्फ एक काम करेगा मेरे बच्चे, कि whom सिर्फ और सिर्फ ओनली ऑब्जेक्ट, बस। ये है केस नंबर 1। इस पर बेस्ड अब मैं आपके पास एग्जाम्पल से लिख रहा हूं, आप खुद एरर बताएंगे, मैं आपकी मदद नहीं करूंगा। आइए पहला एग्जाम्पल, ठीक है, पहला एग्जाम्पल लिखे। मैंने बोल दिया सिंपल, द प्लेयर whom हेल्प्स हर हैज कम। प्लेयर जो उस लड़की की मदद करता है आ चुका है। पहले वाले में एरर बताइए बेटा। पहले वाले में बताइए जरा। आपने बोला देखो सर, हमने बोला द प्लेयर whom हेल्प्स हर, नहीं सर। रिलेटिव क्लोज कौन सी बेटा? ये देखो, रिलेटिव क्लोज पे सबसे पहले डब्बा क्या करो। इसका मतलब ये क्या हुआ? सब्जेक्ट किस वर्ब का? इस वर्ब का। ये किसका सब्जेक्ट है? इसका। तो कितनी बातें इसमें? 3 नहीं, इसमें 2 बातें। कई बार बच्चा ये सोचता है कि ये रहा इसका सब, पागल है क्या? ये एक ही बार सब्जेक्ट है, यहां हुआ है क्या? ये इसका सब्जेक्ट है बस। इसका तो ये मत सोचना एक बार सब्जेक्ट 2 बार, और पागल 2 ही क्लोज है उसमें। वो तब होगा, ये तब होगा जब 3 क्लोज होंगे। ये कब होगा? 3 क्लोज होंगे। ये 2 क्लोज है, ये तो 2 ही क्लोज है। तो यहां क्या आएगा? द प्लेयर हु हेल्प्स हर हैज कम। आपने बोला सर ये तो दिन दहाड़ी समझ आ रहा है, दिन दहाड़ी समझ आ रहा है, ठीक है। दूसरा देखो बेटा, दूसरा एग्जाम मैंने बोल दिया दे नो हर, ठीक है, हु यू ऑलवेज हेल्प। देखो, वे उस लड़की को जानते हैं, तो एक बात हुई बेटा, दे नो हर, बात खत्म। मेन दूसरी रिलेटिव क्लॉज कौन सी है यहां? ये हु
यू ऑलवेज हेल्प, जिसकी आप हमेशा मदद करते हो। अच्छा बेटा एक बात बताओ, मदद कौन करते हो आप, तो वर्ब ये रही, सब्जेक्ट कौन हुआ ये, तो मदद किसकी करते हो, लड़की, इसका मतलब ऑब्जेक्ट है, आगे कुछ तो नहीं, आगे कुछ तो नहीं, तो बेटा क्या आएगा, तो दे नो हर whom you always help, जिसकी आप हमेशा मदद करते हो, whom you always help। ठीक है, तीसरा बेटा, किसी ने बोला दिस इज माई सन हु आई लव वेरी मच, दिस इज माई सन हु आई लव वेरी मच। अब आपने बोला दिस इज माई सन, एक सेंटेंस हुआ बेटा, हु आई लव वेरी मच दूसरा हुआ, सर यहां तो आई सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुई, तो ये क्या बना बेटा, ऑब्जेक्ट, whom आई लव वेरी मच। सो दिस इज माई सन whom आई लव वेरी मच होना चाहिए। ये चीज आपके पास बनी, आपने बोला हाँ सर समझ आ रही है चीज। आगे सुनिए बेटा, ठीक है, अब मैंने बोला बेटा इसका उल्टा, दिस इज द प्लेयर whom दिस से रन्स फास्ट, याद आया, मैंने वो सेंटेंस यहां लिख दिया, दिस इज द प्लेयर whom दे से रन्स फास्ट। अब आपने बोला सर एक क्लॉज तो ये होगी दिस इज द प्लेयर, दूसरी ये हुई whom दे से, चलो whom सही है, लेकिन सर आगे चल के उसका सब्जेक्ट भी तो बनना है, क्योंकि अब इसमें कितनी बातें हैं, तीन बातें हैं बेटा, एक दो और तीन, तो क्या आया, चलो भैया जी कॉपी कर लो, तो हु और होम का ये रहस्य आपका यहां से आराम से खुल गया, कॉपी करो बेटा। तो अब हु और होम के एरर बना लोगे, जब मैं आपको असाइनमेंट से प्रैक्टिस कराऊंगा बेटा इन चीजों को, तो ये चीजें दोबारा क्या हो जाएंगी, रिवाइज हो जाएंगी, और आप एरर तुरंत बना पाओगे, लेकिन उसके लिए मेहनत करो अभी से। ठीक है बेटा, डन। आगे देखो, एक एग्जांपल और बेटा, अगर मैं सिंपल ये लिख दूं, द प्लेयर ध्यान से सुना, द प्लेयर हु दे हेल्प रन्स फास्ट, प्लेयर जिसकी वे मदद करते हैं तेज दौड़ता है। अब बेटा बच्चा पता है क्या सोचता है, बच्चा सोचता है यहां हु सही है, पता है क्यों, आपने देखा कि सर हु दे से, हां लेकिन देखो सर हु इसका सब्जेक्ट बन गया, मैंने बोला पागल, इसको एक बार बॉक्स में डाल बेटा, एक ही क्लॉज है इसमें बस, रिलेटिव क्लॉज, देख ये तीन नहीं दो ही बातें हैं, तो ये क्या बना, द प्लेयर, ये क्या बना, सब्जेक्ट किसका, इस वर्ब का, द प्लेयर रन्स फास्ट, तो क्या होना चाहिए बेटा, हु दे हेल्प, whom दे हेल्प। कई बार बच्चा, मैंने कहा था ना कंफ्यूज क्या करता है, सर ये हु इसका सब्जेक्ट हो गया ना, पागल है क्या, वो तब होगा जब तीन बातें हूं, पागल दो ही बातें, अगर मैं इसको हटाऊंगा बेटा, देख द प्लेयर रन्स फास्ट, तो रन्स का तो प्लेयर सब्जेक्ट है, तो हुम आएगा, द प्लेयर हुम दे हेल्प रन्स फास्ट। इस बात को समझना बहुत जरूरी है।
तो यहां हु क्यों नहीं आया? क्योंकि आप क्या हो? आप बेवकूफ हो। आप हमेशा खोपड़ी वहीं गंदी दरार जोड़ेगी। क्यों? क्योंकि बच्चों ने यहां रट लिया। बेवकूफ और गधा दिमाग दौड़ाते हैं ना, वो रूल वाले बाबाओं से कम थोड़ी ना है। ये रूल वाले टीचर इन्होंने तो पैदा किए हैं। ये बदतमीज क्या करते हैं, इन्होंने एक रूल बना लिया, जब भी खाली खाली वर्ब दिखेगी गधे हु लगा देंगे। ये रूल बनाते हैं बच्चे बैठ के। अब कईयों को अपने ऊपर हंसी आ रही होगी, सर को पहचान में आ गया। करते हो तुम लोग ऐसे घटिया काम? आपको पढ़ाया लिखाया गया, बनाने तुमने गधों की तरह रूल है, तो फिर पेपर में फेल भी हो। बेटा मैंने कहा क्लोज छाटो, ऐसा तब होगा जब 3 क्लोज। देखो बेटा, दिस इज द प्लेयर, एक बात हुई, एक ये बात हुई। देखो अगली बात वर्ब है, तो इन बेवकूफों ने क्या सोचा, अच्छा कोई वर्ब दिखेगी ना तो हु लगा देंगे। एग्जामिनर बेवकूफ बैठा है वहां, इन रूल वालों को पकड़ने के लिए बैठा है ये। तो बेटा रटना नहीं है। ये देख मेरे पुत्र, अगर मैं इसको रिलेटिव क्लोज मानूं, हाँ, अब उसको हटा सेंटेंस से, तब भी कितनी बातें बची? एक ही बात बची। तो 2 ही तो बात है पागल। तो अगर तू कह रहा है हु इसका सब्जेक्ट है, तो ये प्लेयर क्या बोलेगा फिर? मैं कहा पागल हो गए। इसलिए देखो बेटा, इसको मैं हटा भी दूं तब भी बची बात, दिस इज द प्लेयर हु रन्स फास्ट। तो इसलिए याद रखो, बीच वाली हटा, रिलेटिव क्लोज पहचानो। देखो 2 बातें, इसमें भी तो ऐसे ही था पागल। इसमें क्या सोचा तूने, हु इसका, अरे इसका सब्जेक्ट तो ये है बेटा, द प्लेयर हु हेल्प सर हैज कम। तो ये हु के 2 बार सब्जेक्ट का काम कर रहा है, एक ही बार, क्योंकि ये इसका है। मैंने बोला था ना, बीच में रिलेटिव प्रोनाउन या एडजेक्टिव आता है तो मेन वर्ब पीछे खिसक जाती है उसकी, जो सब्जेक्ट है। तो दिमाग दौड़ा ना, कहीं यहां वो बेवकूफ पना करो, चलेगा नहीं वो। ये हुआ मेरे बच्चे इसका केस नंबर 1, हु वर्सेस हुम का केस नंबर 1। अभी भी कुछ बचा है, बिल्कुल बचा है। इसलिए जब आप रूल वाले टीचर से पढ़े और आपको नंबर क्यों नहीं बढ़े आपके, या परेशानी क्यों हुई? वो तो हु और हुम 2 सेकंड में खत्म कर देते। और आपको क्या लगता है, मुझे नहीं पता क्या पढ़ा रहे हो, वो क्या किताबों में छपा है। कई बार बच्चा पूछता है ना, बेटा सारी चीजों का पता होना चाहिए गुरु। वो ऐसे पढ़ाते हैं, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, दूसरा सब्जेक्ट दूसरी वर्ब, तीसरी वर्ब, यहां कुछ नहीं तो हु आएगा। एक सब्जेक्ट एक वर्ब, दूसरा सब्जेक्ट दूसरी वर्ब, अगर मैच मैच हो जाए तो हुम आएगा। ऐसे पढ़ाते। मेरे को क्या पता नहीं रूल वाले बाबा कैसे पढ़ा। बेटा इस चीज को दिमाग में रखिएगा। और ऐसे तुरंत खत्म हो जाता उनका प्रोनाउन, उनका प्रोनाउन तो तुरंत खत्म हो जाता है। चलो, अब केस नंबर जो 2 है इसका मेरे भाई, वो हम करेंगे कल। केस नंबर जो 2 है उसको करेंगे हम कल। अब केस नंबर 2 में ये लिख देना, केस ऑफ प्रेपोजिशन। इसमें कहानी कुछ और है बेटा, जो आपको मैं कल बताऊंगा। तब हु और हुम खत्म हो बेटा, ऐसे पढ़ के पेपर निकलेगा। और लेकिन मैंने आपको एक बात और बताई, क्या समझाई है, कि जब आप टॉपिक को इस तरीके से पढ़ोगे, चीजों को जानोगे, लास्ट में प्रैक्टिस करने का स्वाद होता है। बीच में बुजदिलों की तरह नहीं, आधी लड़ाई सीख के बॉर्डर पर नहीं खड़े करिए जाओगे बेटा। पहले पूरा प्रोनाउन खत्म करूंगा, तो सब्र रखिएगा। पागलों की तरह ये नहीं प्रोनाउन प्रैक्टिस करने भागोगे बेटा। जितना प्रोनाउन हुआ उतना ही प्रैक्टिस सही होगी, जितना नहीं हुआ गलत करोगे। तो बहादुर बनो, बुजदिल मत बनो। बहादुर या स्मार्ट स्टूडेंट का काम होता है पूरा टॉपिक पढ़ो, फिर मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, तब जाके आपको होमवर्क दूंगा। समझ में आई बात? चलिए, अब बेटा सेम टाइम शाम को क्लास होगी आपकी 6 बजे। हम पढ़ेंगे वोकैब। तो मुझे दोनों साइड से आपको ठीक है पढ़ाना है, सिखाना है। तो ये हुआ हमारा प्रोनाउन की आज एक और क्लास। कल हम इससे आगे बढ़ेंगे। और हु और हुम सबसे ठीक है मुश्किल रिलेटिव प्रोनाउन है बेटा, बाकी बहुत आसान है। विच है, दैट है, जितना भी आगे पढ़ते जाएंगे। लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन टॉपिक, रिलेटिव कंजंक्शन भी साथ साथ हो रहा है। कंजंक्शन में रिलेटिव कंजंक्शन दोबारा नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, अगर अब आप रिलेटिव प्रोनाउन को ध्यान से यहां पर पढ़ लोगे तो। ठीक है, तो कल मुलाकात करेंगे, इस केस को आगे देखेंगे। ठीक है, और दूसरी बातों को बड़ा समझ के चलिएगा। पढ़ने के अलावा दूसरा कोई सॉल्यूशन नहीं है बेटा। आज रटोगे कल फंसोगे। बच्चा रूल रट लेता है, 1 साल फेल होता है, फिर अगली बात। इसलिए मैं धर के ऐसे टीचर्स की भी जो है बुराई करता हूं, डांट लगाता हूं, फटकारता हूं, जो रूल से पढ़ाते हैं, पीडीएफ से अंडरलाइन करा करा के पढ़ा देते हैं। अब जब मेरे बच्चे, आप पीडीएफ से बच्चों को अंडरलाइन करा करा के पढ़ा दोगे, उसको क्या समझ आएगा? कुछ भी नहीं। काला अक्षर भैंस बराबर। टीचर को खुद ही याद नहीं है क्या पढ़ाना है, उसको खुद ही नहीं पता आगे क्या कराना है, तो क्या करते हैं, पीडीएफ से अंडरलाइन करा करा के पढ़ा देते हैं। गलत बात है।
कुछ हमारे ही टीचर्स बैठे हैं जो कॉपी पेस्ट करने पे तुले रहते हैं, मेरे को मैं जो पढ़ाऊंगा उसी को बैठे हुए, ठीक है। हमारे साथी ऐसे भी आपको दिखेंगे मार्केट में, जो मैं पढ़ाऊं डिट्टो कॉपी कर लेते हैं कि जैसे पढ़ा रहे हाँ ऐसे मैं ही पढ़ा देता हूं। अच्छा ऐसा कराते हैं, अच्छा मैं भी ऐसे ऐसे कराऊंगा। अच्छा टॉपिक वाइज ऐसे कराते हैं जयदीप सर, आज से मैं भी वैसे कराऊंगा। तो बेटा अगर मैंने आज तक रैंक दिए हैं, मेरे बच्चे 100% भी इंग्लिश में मार्क्स ला रहे हैं, तो उन चीजों को देखकर चलना। वो इसलिए ला रहे हैं क्योंकि वो मेरे साथ 5 महीने जम के मेहनत करते हैं। और इस बार तो बाहर है वैकेंसीज की। इंग्लिश को एक बार ऐसे पढ़ लो, इंग्लिश कहूं तो ग्रामर को, वोकैब को और कॉम्प्रीहेंशन को। बहुत शानदार तरीके से मैं कॉम्प्रीहेंशन भी आपको करा के दूंगा। ऐसा नहीं है बेटा ऊपरी तौर पे कराऊंगा। जैसे जितने अच्छे तरीके से आपको ग्रामर करा रहा हूं, उतने ही अच्छे तरीके से कॉम्प्रीहेंशन कराऊंगा, और उतने ही अच्छे तरीके से आप देख रहे हो मैं आपको वोकैब करा के दे रहा हूं। लेकिन आप में जैसा मेरे अंदर जुनून है कि सबसे बढ़िया मुझे अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, ऐसे ही आप में जुनून होना चाहिए सबसे बढ़िया मुझे पढ़ना है। ये फर्क नहीं पड़ता कौन पढ़ा रहा है कौन नहीं है, 100 आएंगे 100 पढ़ाएंगे, पढ़ाने दो बाकी टीचर्स को, अपने को कुछ नहीं। फर्क ये है कि मेरा जो स्टूडेंट है वो सबसे यूनिक हो, सबसे अलग हो, और सबसे ज्यादा स्टूडेंट मैं ही पढ़ा रहा हूं, और 2024 में मैं ही पढ़ाऊंगा। आप आजू बाजू पूछ के देख लीजिए। लेकिन यही आग चिंगारी आप में होनी चाहिए कि सबसे बढ़िया 2024 में मैं पढ़ रहा हूं, मैं ही पढ़ूंगा। ये होता है बेटा रियल जो है आपके जो मोटिवेशन होता है। दूसरा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बेटा जिनको एक बार में समझ आता है, कुछ को 2 में, तो क्लास को दूसरी बार देख लिया करो। समझना तो पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा। 80 to 90% बच्चा ऐसा होता है बेटा जिसको एक ही बार में समझ आती है, लेकिन 10% ऐसा बच्चा होता है जिसको दूसरी बार क्लास देखता है तब उसके दिमाग में बैठती है। तो अगर आप इस कैटेगरी में हैं तो 2 बार देख लो, लेकिन चीजों को समझ के पढ़ के चलो। इग्नोर करके चलोगे तो कहीं ना कहीं फंसोगे। ठीक है, तो इस बात को रखो। तो कुछ नहीं, ना कोई आपने किताब लेनी है, ना XYZ किसी रूल वाले टीचर से पढ़ना है, ना रूल वाली किताब लेनी है, कुछ भी नहीं। आपको जो भी मैं करा के दूंगा, मेरी असाइनमेंट, उसका आपने 50% भी पढ़ लिया ना असाइनमेंट का पेपर में सर, सिंपल, मैं चैलेंज दे रहा हूं आप 100% मार्क्स ले आओगे। 50% भी नोट्स को प्रैक्टिस कर लिया ग्रामर के, लेकिन वोकैब में कुछ नहीं बख्शना। वोकैब में बिल्कुल सारी वोकैब 100 सेट वॉल्यूम 1 के याद करने हैं, बस। सारी वॉल्यूम 1 याद करने की जरूरत नहीं है, पहले 100 सेट में ही अगर आप ढंग से सारे वर्ड्स को एक्सप्लेनेशन के साथ समझोगे, याद करोगे ना, 100 सेट्स बहुत हैं बुक के। इतने वर्ड याद हो जाएंगे, आप सारी बुक बाद में जो पढ़ोगे ना, आपको सारे रिपीट वर्ड दिखेंगे। एस वॉल्यूम 1 आपको 100 सेट्स कंप्लीट पढ़ने बेटा, जिसमें से बहुत सारे आगे से मैं 10 सेट तक पहुंच ही गया हूं। 10 सेट तो मैं ऑलरेडी याद करा चुका हूं, और उनमें बहुत सारे वर्ड्स ऑलरेडी आ चुके। तो 100 सेट, 100वें सेट से अब आप याद करनी चालू कर दो। जिसका मीनिंग ना समझ आए, गूगल करो, गूगल से देखो, सच्चे से उसे अच्छे से लिखो, प्लानिंग से करो। वोकैब में नहीं पढ़ बच सकते आप, तो वोकैब का ये हिस्सा हो। ग्रामर आप पूरा बिल्कुल मेरे पे छोड़ दो, आपको कुछ नहीं करना। मैं पढ़ा रहा हूं, मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, फिर आपको होमवर्क दूंगा। उस होमवर्क का मात्र 50% भी कर लोगे ना, जितने क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं, तब भी काम चल जाएगा। पूरा कर लोगे तो और अच्छी बात है बेटा। सर ज्यादा कंटेंट देने से, पता है ज्यादा प्रैक्टिस होमवर्क देने से फायदा क्या होता है? जो कमजोर बच्चा वो सारा कर लेगा, जो स्मार्ट है वो 30-40% भी क्वेश्चन कर लेगा, बहुत पड़ता है। ठीक है, वो चीज अपने आप दिमाग में रख लेना। कॉम्प्रिहेंशन जब होगा तो वो अपने आप से इन दोनों के अच्छे होते बेटा, ये अच्छा होता। और ये बात एक बार नहीं, मैं आपको कई बार बता चुका, बार बार आपको रियलाइज कराता हूं कि इंग्लिश को इंग्लिश ना बोलो। अभी हमने क्या पढ़ी? ग्रामर। शाम को क्या पढ़ेंगे? वोकैब। बेटा फिर मैं आपको क्या कराऊंगा, मतलब कॉम्प्रिहेंशन। ये बात मान के चलो, जब आप ऐसा देखोगे ना, तब आप समझोगे। तो आप एक जगह मुझे अच्छा नहीं पाओगे, आप मुझे हर जगह उतनी ही मेहनत करते हुए नजर आओगे, और मैं भी आपको उतनी मेहनत करता हुआ नजर आऊंगा। ये नहीं बेटा खाली ग्रामर पढ़ा दी अच्छी तो मैं अच्छा टीचर हो गया। मुझे वोकैब भी अच्छी पढ़ानी है आपको, और मुझे ग्रामर भी अच्छी पढ़ानी है, मुझे कॉम्प्रिहेंशन भी अच्छा कराना। ठीक है, चलिए अब ज्यादा भाषण देने की मुझे आपको जरूरत नहीं है। आप लोग हैं इतने समझदार कि अपनी लाइफ का सही डिसीजन आप ले पाओ, और अब है। ठीक है, चलिए तो डेली इसी बात को याद रखिएगा बेटा, और याद करना है वोकैब को। रिवाइज करिए, शनिवार इतवार में जितनी क्लासेस मैंने सारे लीजिए, और 100वें सेट से आप याद करना भी, आप भी वोकैब को चालू कर दीजिए। ठीक है, चलिए नमस्कार। शाम को 6 बजे मिलेंगे मेरे भाई, वोकैब की अगली क्लास में जो आज होगी आपकी, और उसको आगे याद करना स्टार्ट करें।